ये शुरू हुआ, मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है, और खत्म हुआ, हमें आपको सूचित करते हुए खेद है। इन कैरन लोगों को सोशल मीडिया पर गलत कारणों से मशहूर होने में सिर्फ 30 सेकंड की बेकाबू नाराजगी लगी, जिससे उनके रेज्यूमे पर दाग लग गया और उनका करियर स्टेटस फुल टाइम बेरोजगारी में बदल गया। नंबर 10। 13 दिसंबर 2025 की शाम। बस एक और आम रात बाहर बिताने जैसी ही होनी थी। इसके बजाय रात के अंत तक साधारण सैन फ्रांसिस्को के हेयस वैली हेजी रेस्टोरेंट में एक बर्बर दृश्य बन गया, जहां एक झगड़ालू महिला इंटरनेट की नई सबसे मशहूर कैरन बनकर मुख्य आकर्षण बन गई। शरीन अफकारी और उनके एक साथी हेजी में खाना खा रहे थे और एक के बाद एक नशीला पेय पी रहे थे। स्ट्रावा फिटनेस ऐप में काम करने वाली शरीन नशे में होती गई। आखिरकार स्टाफ ने उन्हें और ड्रिंक देने से मना कर दिया। खबरों के अनुसार हेजी ने महिला और उसके साथी को अधिक शराब देने से मना कर दिया क्योंकि वह बहुत नशे में थी। लेकिन इस जरूरी फैसले को स्वीकार करने और रात को यहीं खत्म करने के बजाय शरीन ने अपनी अंदरूनी नाराजगी को बाहर निकाला और इस अलग थलग पड़े मामले में कुछ अन्य ग्राहकों के सामने उसे जाहिर कर दिया। समस्या थी कि कोई वीडियो बना रहा था। उस रात की शरारतों का वीडियो फुटेज दिखाता है कि बहुत नशे में धुत शरीन धीरे धीरे और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है, जो पहले तो बड़बड़ाते हुए चिल्लाने से शुरू होता है और फिर एक शारीरिक झगड़े में बदल जाता है। वह महिला रेस्तरां में घूमती है, उसके साथ वाले उसका पीछा करते हैं और वह फोन से सब रिकॉर्ड करती है। वह स्टाफ पर लगभग समझ से परे ढंग से चिल्लाती है, जो उसे बाहर जाने को कहते हैं। वह अन्य ग्राहकों के मोबाइल फोन को भी झटकने लगती है और अपने आसपास के लोगों के साथ शारीरिक रूप से हिंसक हो जाती है। 25 वर्षीय मिगुएल मार्चे से हेजी के बारटेंडर ने उसका आखिरी हमला रोक लिया। महिला के बेवजह के हंगामे से स्पष्ट रूप से नाराज होकर मिगुएल शीरीन को पकड़ता है और उसके पैरों को नीचे से झटक देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। अब शीरीन और भी ज्यादा गुस्से में है और तबाही मचाती रहती है। उसकी दोस्त बेतहाशा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 पुरुष उसे पकड़कर रेस्तरां से बाहर ले जाते हैं। मिगुएल भी शीरीन को पकड़ता है और उसे वहां से बाहर ले जाता है। यही कहानी खत्म होनी थी, लेकिन बाहर डरावनी घटनाएं चलती रहती हैं। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि शीरीन मिगुएल के बाल पकड़ लेती है और छोड़ने से इनकार कर देती है। वह महिला का मोबाइल लेकर सड़क पर फेंकता है और फिर रेस्तरां लौटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला हार मानने से इनकार कर देती है और उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन फिर से मिगुएल अपना पैर आगे बढ़ाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गए। कुछ ही समय बाद उस अनाम कैरन की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पता लगा लिया कि वह कौन थी, वह कहां काम करती थी और उसकी निजी जिंदगी के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी जुटा ली। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने उसे सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में होने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्ट्रावा में उसकी नौकरी भी चली गई। नंबर 9। न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क 25 मई 2020 की सुबह काफी व्यस्त था, जो शहर के शोर को अपने अंदर समेटे हुए था। यहां जॉगर्स अपनी राह पर दौड़ रहे थे, साइकिल सवार कभी कभी किसी पत्थर से बचते हुए निकल रहे थे और कुत्ते टहलाने वाले अपनी रोज की सैर पर थे। रैम्बल की हरियाली में क्रिश्चियन कूपर काफी शांत गतिविधि कर रहे थे। वो पक्षी देख रहे थे। इसी अचानक शुरू हुए प्रयास के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो ज्यादातर पार्क में आने वालों और पक्षी प्रेमियों दोनों को परेशान कर देता। वहां एक महिला थी, उसका कुत्ता बिना पट्टे के था। क्रिश्चियन ने महिला को विनम्रता से टोका, उनकी मुलाकात रिकॉर्ड की और बताया कि सेंट्रल पार्क के इस हिस्से में कुत्तों को पट्टे पर रखना जरूरी है। जो एक हल्की फुल्की, थोड़ी परेशान करने वाली लेकिन आसानी से भुला देने वाली बातचीत हो सकती थी, वो अब कुछ बहुत ज्यादा गंभीर और पूरी तरह से अनावश्यक स्थिति में बदल गई। यहाँ एक अफ्रीकी अमेरिकी आदमी है जो मेरी जान को खतरा पहुंचा रहा है। मैं सेंट्रल पार्क में हूँ, वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे और मेरे कुत्ते को धमका रहा है। एमी कूपर, जिनका उस सख्त व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था, उस अनुरोध पर तुरंत गुस्सा हो गई। क्रिश्चियन ने फिर जोर देकर कहा कि अगर वह वही करेंगी जो वह करना चाहती है, तो वह भी वही करेंगे जो वह करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कुत्ते को अपने पास बुलाने के लिए एक ट्रीट दिखाना शुरू किया, जिससे कूपर की तीखी प्रतिक्रिया हुई।
जिसमें उन्होंने कुत्ते को जोर से खींच लिया और उनसे कहा कि उनके कुत्ते को ना छुए। इसी समय के आसपास उस महिला को एहसास हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और वह अपने कुत्ते को कॉलर से घसीटते हुए क्रिश्चियन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। फिर उसने पक्षी प्रेमी को धमकाया कि वह पुलिस बुलाएगी क्योंकि एक अफ्रीकी अमेरिकी उसकी जान को खतरे में डाल रहा है। पूरी बहस में क्रिश्चियन ने महिला को कभी धमकी नहीं दी, लेकिन पुलिस को जब कैरन का आपातकालीन कॉल मिला जिसमें उसने खुद को खतरे में बताया तो उन्होंने पहले यही माना। सौभाग्य से कैमरे चालू थे और सच रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो जल्दी ही ऑनलाइन आ गया और उसी समय सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया जब जॉर्ज फ्लॉयड की भयावह घटना घट रही थी। जब तक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां कथित हमला हो रहा था, तब तक कूपर और क्रिश्चियन दोनों जा चुके थे। 1 महीने बाद न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल ने झूठी पुलिस रिपोर्ट को अपराध मानने और खास समूहों को लिंग, नस्ल, धर्म के आधार पर सुरक्षा देने वाला कानून पास किया। एमी कूपर की हरकतों का असर केवल सेंट्रल पार्क करेन नाम तक नहीं रहा, बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। तब तक वह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन निवेश फर्म में काम करती थी। जब उनके नियोक्ताओं को उस वीडियो के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि कार्रवाई करनी जरूरी है और कूपर को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही ये बयान भी दिया गया कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन किसी भी तरह के नस्लवाद को बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद उन्होंने कंपनी पर गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के लिए मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन यह कानूनी कार्रवाई जल्दी ही खारिज कर दी गई। नंबर 8, यही अश्लील और बिना सोचे समझे किया गया काम जो इस वायरल वीडियो में दिखा, ऑनलाइन वाजिब आक्रोश का कारण बना और एक आक्रामक व्यक्ति के लंबे करियर के खत्म होने का कारण बना। मई इसी साल की बात है जब एक आम स्कूल का दिन लिथिया, फ्लोरिडा के हिल्सबरो काउंटी बैरिंगटन मिडिल स्कूल में बीता, जहां कैरन विटमोर सैवेज नाम की एक शिक्षिका थी जिनका मुख्य काम बच्चों से भरी कक्षा को पढ़ाना था। कक्षा देश भर की कई दूसरी कक्षाओं की तरह सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक सुरक्षित सीखने का माहौल होने के लिए बनाई जाती है। फिर भी जो घटनाएं घटी, उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के लिए उस सामान्यता और सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया, जिससे छात्र और अभिभावक दोनों ही गहरे रूप से विचलित हो गए। बच्चे अभी अभी कक्षा के लिए बैठ ही रहे थे, लेकिन वे अभी भी आपस में बातें कर रहे थे, जैसा कि छात्र अक्सर करते हैं। 63 वर्षीय शिक्षिका, जो इस बात से भड़क गई थी कि उन्हें ध्यान नहीं मिल रहा था, एक छात्रा के पास पहुंची जो अफ्रीकी अमेरिकी बेबी डॉल से खेल रही थी। खिलौना जब्त कर लिया गया, लेकिन उसे किसी लॉकर या दराज में रखने के बजाय सैवेज ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक छात्र द्वारा फिल्माए वीडियो में वो वहां जाती हैं जहां आमतौर पर मोबाइल चार्ज करती हैं। दीवार पर टेलीविजन के नीचे चार्जिंग कॉर्ड लटक रही थी। उसने कॉर्ड को गुड़िया के गले में लपेटकर कस दिया, जिससे फांसी का फंदा बन गया। उसने फिर कई बार कोशिश की कि वह कॉर्ड टीवी के ऊपर चला जाए, जब तक कि आखिरकार वह उसे ऊपर डालने में सफल नहीं हो गई। सैवेज ने खिलौना नीचे किया, जिससे फांसी पर लटकती अफ्रीकी अमेरिकी गुड़िया दिखी और क्लासरूम फांसी घर बन गया। छात्रों ने तुरंत इस प्रदर्शन का विरोध किया और जोर देकर कहा कि यह नस्लवादी है। सैवेज ने इसे नजरअंदाज कर दिया और समझाया कि यह सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मजाक था। मुद्दा शिक्षक की मंशा नहीं, बल्कि इससे बनी छवि थी। वो छवि बहुत परेशान करने वाली थी और सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। एक छात्र जिसने घटना रिकॉर्ड की तुरंत छात्र मामलों के कार्यालय गया और सैवेज उसके पीछे था। उसने पूरी कोशिश से स्थिति समझाई, लेकिन शिक्षक बार बार उसकी बात काटते रहे। उसी समय वह वीडियो परिवार के ग्रुप में आ गया और सब घबरा गए। फिर जो हुआ वो जरूरी लेकिन अफरा तफरी भरा आक्रोश था। माता पिता ने कहा कि इस तस्वीर ने ऐसा दृश्य बना दिया था जिसे 2026 में किसी भी बच्चे को नहीं देखना पड़ना चाहिए। एक लिंचिंग, चाहे उसके पीछे कोई भी मंशा क्यों न हो। इस घटना के वायरल होते ही हिल्सबरो काउंटी स्कूल्स के अधीक्षक ने इसकी निंदा की और जांच तक सैवेज को परिसर से हटा दिया। कुछ समय बाद परिसर ने बयान जारी किया, मिस सैवेज की नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। इस घटना की रिपोर्ट फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्विसेज को की गई है ताकि शिक्षण प्रमाण पत्र पर कार्रवाई हो सके। नंबर 7,
जून 2020 तक ब्लैक लाइव्स मैटर हमारे बोलचाल में शामिल हो गया था। ये एक सोशल मीडिया हैशटैग बन गया, रोजमर्रा की चर्चा का विषय बन गया, एक व्यापक आंदोलन बन गया जिसने इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी में पोस्टर, भित्ति चित्र, विरोध प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग के रूप में आकार ले लिया। लाखों लोग शोक में डूबे हुए थे और उन्हें नस्लीय असमानता की कठोर सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम यह शोक समुदाय के अधिकांश हिस्से में बना रहा। कुछ लोग जैसे लीसा अलेक्जेंडर यह नहीं समझ पाए कि बदलाव की लहर है। सैन फ्रांसिस्को के समृद्ध पैसिफिक हाइट्स इलाके में 18 साल से रहने वाले फिलिपिनो निवासी जेम्स जुआनिलो अपने घर के बाहर खड़े थे। उनकी ग्रे दीवार अब वह कैनवास थी जिस पर वे जॉर्ज फ्लॉयड की घटना और नस्लीय असमानता से जुड़ी दूसरी घटनाओं पर अपनी राय चौक से लिखते थे। सफेद चौक से लिखे ब्लैक लाइव्स मैटर शब्द पृष्ठभूमि पर साफ दिख रहे थे। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। हालांकि जब संदेश को स्टेंसिल किया जा रहा था तो राहगीर खुद को हस्तक्षेप करने से रोक नहीं पाए। लीसा अलेक्जेंडर, जो एक बार फिर चल रही क्रांति से अनजान थीं, अपने साथी रॉबर्ट लार्किन्स के साथ निवासी के पास आईं और जेम्स को परेशान करने लगी, ये कहते हुए कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आदमी ने विनम्रता से कहा कि वह इसी घर में रहता है, इसलिए उसे इसे अपनी मर्जी से सजाने की अनुमति है। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि वह संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि समस्या ये थी कि वह जो संदेश वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को दे रहा था। अलेक्जेंडर अच्छी तरह जानते थे कि कलाकृति में इस्तेमाल किया गया माध्यम चौक है और ये बारिश में धुल जाएगा, लेकिन इससे पहले सैकड़ों लोग आंदोलन में शामिल हो जाते, जिसे वह बड़ी समस्या मानती थीं। अलेक्जेंडर ने कहा कि वह वहां रहने वाले को जानती थी और वह संपत्ति जेम्स की नहीं थी। उसने आगे उन्हें प्रोत्साहित किया कि अगर वे खुद को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो पुलिस को बुला ले। कुछ देर बाद अधिकारी पहुंचे, गाड़ी से उतरे बिना जेम्स से बात की और चले गए। निवासियों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उत्पीड़न के वीडियो के साथ बताया कि अधिकारियों ने उन्हें इमारत के निवासी के रूप में पहचाना और आगे जांच करने का कोई कारण नहीं देखा। उन्होंने इसे विनम्र और सम्मानजनक नस्लवाद बताया और कहा, आदरपूर्वक, सर, मुझे नहीं लगता आप यहाँ के हैं। नस्लवाद का एक रूप जो हमेशा तुरंत अपमानजनक नहीं लगता पर होता है। ट्विटर पर यूजर्स ने लीसा अलेक्जेंडर को लफेस स्किन केयर ब्रांड की सीईओ के रूप में जोड़ा। मेकअप सब्सक्रिप्शन सेवा बर्च बॉक्स को एक दिन के भीतर वीडियो की जानकारी मिलने पर उन्होंने बयान जारी कर कहा कि सीईओ की हरकतों के चलते कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटर अब उनके ब्रांड से रिश्ता खत्म कर रहा है। ये वीडियो महिला के पति रॉबर्ट लार्किन को भी प्रभावित करेगा, जो अपनी ही दीवार पर जेम्स द्वारा बनाई जा रही कला देखकर नाराज हो गए थे। उस समय वे रेमंड जेम्स वेल्थ मैनेजमेंट में थे, जिसने ट्विटर पर बताया कि लार्किन अब उनके कर्मचारी नहीं हैं। नंबर 6, क्योंकि इस वक्त आपका पाला एक कनाडाई औरत से पड़ा है, मैं इस मेज के पार छलांग लगाकर आपके मुंह पर मुक्का मार दूंगी। अपने देश वापस जाओ, हमें तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 वाक्य हैं जिन्होंने 21 अप्रैल 2018 की शाम को अल्बर्टा के लेथ ब्रिज में एक डेनीज रेस्टोरेंट के ग्राहकों को चौंका दिया था। इस घटना ने वहां मौजूद लोगों का तुरंत ध्यान आकर्षित किया, जिससे रेस्टोरेंट में तनावपूर्ण माहौल बन गया। ये शब्द कनाडा की महिला केली पोचा की नस्लीय भड़ास के रूप में सामने आए, जो क्रैनब्रुक, ब्रिटिश कोलंबिया की 3 बच्चों की मां थी। उन्होंने ये तब कहा जब उन्होंने अनजान भाषा में बातचीत सुनी। उनकी बातचीत को नजरअंदाज करने के बजाय पोचा ने मामले को और बढ़ा दिया, अपनी मौजूदगी पूरे रेस्टोरेंट में महसूस कराई और यह सुनिश्चित किया कि उनके आसपास के सभी लोग उनकी नाराजगी से वाकिफ हो जाएं। मोनिर ओमेरजेई और 3 दोस्त डेनिस पहुंचे थे। शांत रात की उम्मीद थी, पर एक अजनबी ने उनसे अंग्रेजी में बात करने को कहा। ओमेरजेई 13 साल पहले अफगानिस्तान से कनाडा आए थे और इस टकराव से वे खास तौर पर हैरान रह गए। जब केली पोचा ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने समझाया कि वे भी वहां रहने वाले बाकी सभी लोगों की तरह टैक्स देते हैं और इस तरह कनाडाई समाज में अपने योगदान और स्थान को जोर देकर बताया। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी और शाम का खाना कैरन वाली झड़प में बदल गया।
घटना जल्दी ही बेकाबू हो गई। बातचीत के दौरान तनाव बढ़ता गया, जिससे समूह असहज और घटनाक्रम से हैरान रह गया। जोर देकर कहने के बाद कि वे कनाडाई नहीं हैं, पोचा ने कहा कि वे किसी सीरियाई महिला से नहीं निपट रहे और यह बात भी कहीं ज्यादा अभद्र ढंग से कही। इसके बाद वो अपनी सीट पर घूमकर अपने शिकारों की ओर मुड़ी, जिससे यह संकेत मिला कि उसे शारीरिक रूप से हिंसक होने में कोई दिक्कत नहीं थी। पोचा ने उमरजई से कहा कि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति से इस तरह की बात नहीं सुनेंगी। दोस्त रेस्तरां से हैरान होकर वीडियो फुटेज लेकर बाहर निकले, जानते हुए कि यह घटना भुलाई नहीं जा सकेगी। उमरजई को वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा गया, फिर वो फुटेज ऑनलाइन आ गई। अब सब कुछ इंटरनेट के हवाले था। वीडियो को लाखों बार देखे जाने के आफ्टर यूजर्स ने महिला को ढूंढ लिया, जो क्रैनब्रुक डॉज कार डीलरशिप में काम करती थी। और जब कंपनी ने वीडियो की कह सकते हैं बेहद चिंताजनक सामग्री देखी, तो उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि पोचा को उनके कैरन जैसे व्यवहार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। बाद में वह लेगब्रिज न्यूज नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में नजर आईं और माना कि उनकी टिप्पणियां नस्लभेदी थीं। नंबर 5। मार्च 2018 में न्यू जर्सी में ट्रैफिक अधिकारियों ने एक वाहन को नियमित कार्रवाई में रोका। कार का रजिस्ट्रेशन खत्म था और ड्राइवर ने बीमा प्रमाण नहीं दिया, इसलिए अधिकारियों ने वाहन जब्त करने का फैसला किया। हालांकि कार में कैरन टर्नर की वयस्क बेटी भी थी। टर्नर, जो प्रभावशाली राजनीतिक लॉबिस्ट थी, उस समय न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी की कमिश्नर थी, जिससे उनकी ऊंची हैसियत स्पष्ट होती है। अपनी बेटी का घबराहट भरा फोन आने के बाद टर्नर उस जगह पहुंची जहां वाहन को ले जाया जा रहा था और उन्होंने तुरंत अधिकारियों का सामना किया और रुकने के पीछे का कारण जानने की मांग की। टर्नर साफ तौर पर नाराज थी कि अधिकारी उनके साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि वह वाहन की चालक या मालिक नहीं थी, इसलिए उन्हें कानूनी रूप से जानकारी नहीं दे सकते थे। यही वह समय था जब टर्नर ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अधिकारियों को अपने पहचान पत्र दिखाकर उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वह कौन है, ताकि वह उन्हें डराने की कोशिश कर सके। टर्नर ने कहा कि पद के कारण जवाब मिलना चाहिए, लेकिन अधिकारी अपने फैसले पर रहे। उन्होंने बताया कि वह मेयर की दोस्त है और पुलिसकर्मी से सिर्फ कमिश्नर कहने को कहा, मिस नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने MIT और येल के PhD छात्रों की छुट्टियां खराब कर दी। अधिकारियों ने शांत रहकर स्थिति समझाई। एक अधिकारी ने बताया कि वे अपना काम कर रहे थे और गाड़ी को रोकना वैध था। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक रोकने की घटना में सभी वयस्क शामिल है और ड्राइवर से पूरी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन टर्नर जवाब से असंतुष्ट रहे और दबाव डालते रहे। जब कानून प्रवर्तन अधिकारी उनके सवालों का जवाब देने से बचते रहे, टर्नर और परेशान हुई, जिससे एक अधिकारी ने उन्हें पीछे हटने को कहा, क्योंकि वह डराने वाले अंदाज में बार बार करीब आ रही थीं। टर्नर ने दोनों पुलिसकर्मियों को निराशाजनक बताया और चुप रहने को कहा। उन्होंने पुलिस प्रमुख और मेयर से बात करने की धमकी दी। सौभाग्य से पुलिस अधिकारियों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए डैश कैम फुटेज था और उन्होंने तुरंत ही इसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिखा दिया। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने भी इसे देखा, जो खुद टर्नर से ऊंचे पद पर थे। गुस्से का वीडियो वायरल होने और जांच के बाद टर्नर ने इस्तीफा दिया और जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बेटी और दोस्तों का बचाव करते समय वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। नंबर 4। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ICE के बड़े पैमाने पर नए ऑपरेशन शुरू किए गए, जिनका निशाना उन अवैध प्रवासियों पर था जिन्हें प्रशासन हिंसक अपराधी या अवैध विदेशी मानता है। लेकिन स्वतंत्र आंकड़े बताते हैं कि हिरासत में लिए गए कई लोग सिर्फ आम समुदाय के सदस्य, गैर अपराधी और सिर्फ कामगार थे। इन ऑपरेशनों और जिस तरीके से इन्हें अंजाम दिया जा रहा है, उसने पूरी दुनिया में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। ICE एजेंटों से जुड़ी अभूतपूर्व हरकतें के कारण शैनन कोबी लार्कसिक जैसे लोग ऑनलाइन जांच के निशाने पर आए। अक्टूबर 2025 में मैनपावर ग्रुप की एसोसिएट शैनन अमेरिकन फैमिली फील्ड में मिल्वॉकी ब्रूअर्स की फैन के रूप में मौजूद थीं।
नेशनल लीग चैंपियनशिप के दूसरे मैच में ब्रूअर्स ने लॉस एंजलिस डोजर्स से मुकाबला किया, जिसमें डोजर्स जीत रहे थे। लॉस एंजलिस टीम के लिए चीयर करते हुए रिकार्डो फसानो डोजर्स की जर्सी में भीड़ में खड़े थे और 7वें इनिंग में होम रन के पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। लॉस एंजलिस 4-1 से आगे था। स्टेडियम खचाखच भरा था और पोस्ट सीजन का माहौल बियर, जयकारों और तंज भरी नोकझोंक से शानदार था। फासानो, जो टीम की जीत से उत्साहित थे, ब्रूअर्स फैंस की ओर मुड़े और बोले, सब इतने चुप क्यों हैं? ये इशारा था कि उनकी टीम हार रही थी, इसलिए वे काफी देर से जयकार नहीं कर रहे थे। शैनन ठीक उनके कुछ सीट पीछे बैठी थी और जाहिर है कि वह इस तरह की उम्मीद की जा रही तंज कसने वाली टिप्पणी से परेशान हो गई थी। फासानो के रिकॉर्ड किए वीडियो में शैनन डोजर्स फैन पर गाली गलौज करते हुए चिल्लाती सुनाई देती हैं कि असली मर्द बियर पीते हैं। बहस जल्दी ही बच्चों जैसी प्रतिद्वंदिता से आगे बढ़ गई और कुछ ज्यादा गंभीर और भयावह रूप ले लिया। अमेरिकी समुदाय पर आइस की पकड़ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शैनन ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह झुकी और सामने वाले को हल्का धक्का देकर बोली, तुम जानते हो, चलो आइस बुलाते हैं। उस टिप्पणी का खास मतलब था क्योंकि फासानो लैटिनो थे, लेकिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और नौसेना के पूर्व सैनिक भी थे जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में सेवा दी थी। ये बातें उन्होंने तुरंत जवाब में कही और यहाँ तक कि उन्होंने शेरॉन से कहा कि आगे बढ़ो और आइस को बुलाओ, ये जताते हुए कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। यह फुटेज ऑनलाइन फैल गई, जिससे गुस्सा बढ़ा और खोजी लोगों ने उस आईसी समर्थक महिला को ढूंढा जिसने टीम के जीत का आनंद ले रहे फैन को धमकी दी थी। शैनन की पहचान मिल्वॉकी की एक वकील, मैन पावर ग्रुप में एसोसिएट जनरल काउंसिल और मेक अ विश विस्कॉन्सिन की बोर्ड सदस्य के रूप में हुई। वही महिला जिसने यह कुख्यात टिप्पणी की थी कि एक लैटिनो व्यक्ति पर बेसबॉल गेम का आनंद लेने के लिए आईसीई को बुलाना चाहिए, वही एक ऐसे संगठन के लिए भी काम करती थी जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बदलने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। सभी नस्लों के बच्चे। थोड़े ही समय में मैन पावर ग्रुप को इस बर्बर टिप्पणी की खबर मिल गई और उन्होंने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। और जैसे जैसे वीडियो ऑनलाइन फैलता गया, शैनन ने मेक अ विश से इस्तीफा देने का फैसला किया और यहां तक कि स्टेडियम के मेहमान आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें अमेरिकन फैमिली फील्ड से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 3, ये मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड से होकर एक सामान्य उबर राइड होनी थी। एक सफर जो 45 वर्षीय मुस्लिम उबर ड्राइवर शोहेल महमूद पहले भी कई बार कर चुके थे। एक सफर जो शुरू होकर खत्म हो जाता है बिना याद किए कि साथ कौन था। महमूद शहर में यात्रियों को नियमित रूप से ले जाते थे और शायद ही कोई समस्या होती थी। अगस्त 2024 की एक देर रात की यात्रा महमूद के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गई। उन्हें स्थायी आघात और घृणा प्रेरित अपराध का असर झेलना पड़ा, जबकि उनके यात्री राष्ट्रीय विवाद में फंस गए। यह घटना उनके जीवन का अहम मोड़ बनी। उस रात उबर ड्राइवर ने ईस्ट 65वीं स्ट्रीट व लेक्सिंगटन एवेन्यू के पास 2 महिलाओं को बिठाया। 23 वर्षीय जेनिफर गिल्बो उन महिलाओं में थी जो अपनी एक अनाम दोस्त संग थी। दोनों पीछे बैठ गई। महमूद के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया और सफर शुरू हुआ। सफर शुरू हुए थोड़ी ही देर में ट्रैफिक में फंसे महमूद ने अरबी में दुआ पढ़ी। वो ड्राइवर साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी बाहें सीने पर क्रॉस थी। वो शांत था, अपने काम में व्यस्त था, बस रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जेनिफर के इरादे कुछ और थे। अचानक वह पीछे की सीट से आगे झुकी। हाथ में पेपर स्प्रे का डिब्बा था और उसने सीधे महमूद के चेहरे पर गैस छोड़ दी। मौका अचानक अफरा तफरी में बदल गया, जिससे महमूद और देखने वाले सब हैरान रह गए। ड्राइवर ने अपना चेहरा ढक लिया और अपने हमलावर से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमलावर ने उसे पकड़ लिया और उससे कुश्ती करने लगी। महमूद किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उससे पहले जेनिफर ने उस पर एक बार और पेपर स्प्रे कर दिया। यह घटना डैश कैम में रिकॉर्ड हुई, जिससे हमले का सबूत मिला। लेकिन जब वो बाहर निकला तब भी कार चल रही थी और महमूद के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे वापस कार में चढ़कर उसे पार्क करना पड़ा। जब वो ऐसा कर रहा था, जेनिफर ड्राइवर सीट पर चढ़ रही थी, तभी उसकी दोस्त ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया,
जैसे हमले को रोकना चाहती हो। जब उसके दोस्त ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हमलावर ने बस इतना कहा कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ड्राइवर सांवले रंग का था। भले ही जलन 2 घंटे चली, महमूद ने खुद को संभालकर 911 पर कॉल की और पुलिस आकर जेनिफर को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो ऑनलाइन आ गया, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को हमलावर के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिला। उन्होंने पता लगाया कि वह डी पगन कम्युनिकेशंस में काम करती थी और कुछ पीआर प्रोफेशनल्स ने कंपनी को फोन कर उसे निकालने की मांग की। डी पैगन कम्युनिकेशंस ने कहा, हम इस पूर्व कर्मचारी के व्यवहार से अवगत हैं और इसे उचित नहीं मानते। जेनिफर को नौकरी से निकाला गया और अगले महीने उस पर घृणा अपराधों के आरोप लगे। नंबर 2, चित्र में किंग्सले करेन पैट्रिशिया स्मिथ है, जो नेपल्स, फ्लोरिडा के लेली एलिमेंट्री स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षिका हैं। जब किसी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए आदर्श शिक्षक की कल्पना की जाती है, तो कोई ऐसा व्यक्ति सोच सकता है जो धैर्यवान, शांत, समझदार, सहनशील और सहानुभूति रखने वाला हो। पैट्रिशिया स्मिथ इस परिभाषा के बिल्कुल उलट है। समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा दयालुता से जुड़ी नहीं थी। अगस्त 2021 में एक मां, जो नाम नहीं बताना चाहती थी, बच्चों के साथ शांतिपूर्वक टहलने गई। शुरुआत में वह सैर सामान्य और बिना किसी घटना के लग रही थी। सैर करते हुए वे किंग्स लेक बुलेवार्ड के निवासियों के लिए बने रास्ते पर पहुंचे। मां ने शायद नियम का बोर्ड देखा हो और बच्चे बाहर आनंद से समय बिता रहे हैं। मां को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन किसी ने उन्हें यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगाया। पैट्रिशिया उनके पास आकर रुकी और अपनी हॉर्न कम से कम 10 बार बजाने लगी। फिर उसने अपनी खिड़की नीचे की। मां को शिष्टता से बताने के बजाय कि यह रास्ता निवासियों के लिए है, उसने उन पर गालियां चिल्लाईं। पहले उसने उन पर चिल्लाया और कहा कि वे उस रास्ते पर नहीं जा सकते। फिर गंदी भाषा बोली। स्थिति जल्द बिगड़ गई। मां और बच्चे उस गुस्से पर हैरान रह गए। पैट्रिशिया की प्रतिक्रिया ने स्थिति को सुलझाने के बजाय और भी खराब कर दिया। उस टकराव से इलाके के लोगों का ध्यान गया। पैट्रिशिया ने उस महिला को व्हाइट ट्रैश कहा, जैसा कि उसके बनाए वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। वह जल्दी बच्चों को निशाना बनाकर नस्लीय गालियां देती है और उन्हें हाफ ब्रीड्स कहती है। इसके बाद उसने एक बच्चे पर ध्यान केंद्रित किया, कहा कि वो जरूर विशेष शिक्षा वाली बच्ची होगी और उन्हें और भी नीचा दिखाने के लिए बौद्धिक अक्षमता से जुड़ी गालियां दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और उसके नियोक्ता तक पहुंचा। उसका वीडियो खूब शेयर हुआ, जिससे कई लोग उसकी बातों और हरकतों पर हैरान रह गए। लेली एलिमेंट्री स्कूल ने जांच लंबित रहने तक विशेष आवश्यकता शिक्षिका पैट्रिशिया को प्रशासनिक अवकाश पर भेजा। समुदाय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और यह कहानी ऑनलाइन चर्चा में रही। जल्द ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा अनुचित व्यवहार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नंबर 1, अप्रैल 2024 में यूटा की करेन टिकटॉक पर वायरल हुई जब वो कुछ युवा महिलाओं के पास गई और उनके पहनावे को लेकर उन्हें परेशान किया। ये वीडियो सेंट जॉर्ज के एक रेस्टोरेंट में लिया गया था और इसमें दिख रही महिला, जिसकी पहचान बाद में 48 वर्षीय सेंटा क्लारा निवासी आइडा एन लोरेंजो के रूप में हुई, एक 19 वर्षीय युवती को उसकी मिनी स्कर्ट के लिए डांटती नजर आ रही है। जब महिला ने उसकी स्कर्ट पकड़कर नीचे खींची ताकि उसकी टांगें ढक जाएं, उस समय उत्पीड़न की शिकार युवती अपने दोस्तों से घिरी हुई थी। उसने कहा, अगर उसे ज्यादा शरीर दिखा तो वह बाल संरक्षण विभाग को सूचित करेगी। दोस्तों के समूह ने उस महिला को, जो खुद को राज्य की कर्मचारी बता रही थी, यह बताया कि जिस लड़की को उसने निशाना बनाया 18 साल से ऊपर है और इसलिए वह बच्ची नहीं है। उसे जो पहनना है पहनने की पूरी आजादी है। फिर उन्होंने लोरेंजो को बताया कि दूसरों को छूना गलत है और इसे हमला समझा जा सकता है। उसे बार बार कहा गया कि पीड़िता को अकेला छोड़ दे, लेकिन लोरेंजो सहयोग नहीं कर रही थी। दोस्तों में से एक ने आखिरकार सेंट जॉर्ज पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसे कई बार फोन करना पड़ा और एक जांचकर्ता से घंटों बात करनी पड़ी। लोरेंजो और दोस्तों के उस समूह को अलग कर दिया गया। आगे क्या हुआ
ये अधिकारियों के बॉडी कैमरा फुटेज से पता चलेगा। जिस महिला पर हमला हुआ था उसने बताया कि उसे महसूस हुआ कि उसके हमलावर के हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे गए और उसने इस घटना को एक अवांछित हरकत बताया। लोरेंजो ने कहा कि उसने महिला की त्वचा नहीं छुई, बस बच्चों की मौजूदगी में उसकी स्कर्ट नीचे करने की कोशिश की। प्रारंभिक हमले का वीडियो जल्द ही 12 मिलियन व्यूज तक पहुंचा। हमलावर की पहचान जल्दी हुई और भीड़ तंत्र हावी हो गया। लोरेंजो को ऑनलाइन धमकी भरे संदेश मिल रहे थे जिनमें कहा गया कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और बेवकूफ़ी करोगी तो नतीजे भी भुगतोगी। उन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया, चिंता जताई कि उन पर अश्लील उत्पीड़न का आरोप लग रहा है और यही हो रहा था। लोरेंजो को तब गिरफ्तार किया गया जब सेंट जॉर्ज के एक जांचकर्ता ने समझाया कि जो वो कर रही थी वो एक अपराध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उस महिला के कपड़ों को छुआ था जो उसकी अंतरंग जगहों के आसपास थे। उन्हें हरिकेन के परगेटरी सुधार गृह में दाखिल कर अदालत में पेशी तक जमानत पर छोड़ा गया। इस बीच पुलिस ने बताया कि लोरेंजो शायद यूटा अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में कानूनी सचिव हैं। अदालत में उन पर क्लास ए मिस्ट्रीमिनर का आरोप लगा, जिसे प्ली डील में क्लास बी मिस्ट्रीमिनर कर दिया गया। समझौते के अनुसार लोरेंजो शर्तें माने तो उन्हें 1 साल तक सजा नहीं होगी। वो अब अपराध या पीड़ित से संपर्क नहीं कर सकती और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके कार्य अस्वीकार्य थे। आरोप लगने वाले दिन ही यूटा करेन को यूटा अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से बर्खास्तगी पत्र मिला, जहां वह 2 महीने से भी कम समय से काम कर रही थी और परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं हुई थी। पत्र में प्रदर्शन से संबंधित नीतियों और मानकों का पालन न करने का हवाला दिया गया था। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी भविष्य के अपलोड से अपडेट रहें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा।